सीमाएं बन चुकी है, सारी मसलाएं या काफी हद तक सारी मसलाएं सुलझ चुकी है। लेकिन इन सभी जगहों पे, विशेषकर असम में, ये मामला आज भी बहुत संगीन है। ये मामला आज भी बेहद कंट्रोवर्शियल है। और ये कंट्रोवर्सी अगर आप देखेंगे तो ये सारा एक भाषा के इर्द गिर्द खेली जा रही है। एक ऐसी भाषा जिसकी पहले कोई बुनियाद नहीं थी, उतनी ऐतिहासिक रूप नहीं थी। अनडिवाइडेड बंगाल में हम लोग सब विभिन्न डायलेक्ट्स में थे, विभिन्न बोलचाल थे, अलग अलग बोली थे, अलग अलग श्रेय थे। पर क्योंकि लकीरें खींच गई जमीन में, और उस बेसिस पे आज जो राज्य सरकार है वो उस बेसिस पे संविधान का उल्लंघन करते हुए लोगों को घुसपैठिया घोषित कर रहे हैं। किन लोगों को? जो भारतीय नागरिक है, जो लोग इस तरफ रह गए, जिनका सिर्फ एक ही गुनाह है कि वो मुसलमान है। If I have to give a perspective further on this, वो ये है कि पहले there was this controversy कि बाकी सारे विद्रोही आ चुके हैं, सारा बांग्लादेशी आ चुके हैं, हमारा भाषा, असमीज भाषा आज ठेस पे है, आज चैलेंज पे है। मैं खुद नौगांव का हूँ, असम का, और हमारे यहाँ पर बाप, दादा, वालिद साहब, सब लोग ने एक ही बात कही थी कि हम लोग, सब लोग ने कंसेंट दिया था कि हाँ असमी भाषा होना चाहिए। और वो भी इसीलिए नहीं कि ये भाषा कुछ अलग है या हमारा कल्चर कुछ अलग है। हम लोग, सबको लगा कि हम लोग यहाँ पे जबकि रह रहे हैं, बस रहे हैं, तो क्यों ना हो। हालांकि हमारे घरों में ये बोलचाल नहीं है। हम लोग कल्चरली, सोशली, फिजिकली भी हम लोग अलग हैं। उसके बावजूद हम लोग ने तहे दिल से ये चीज अपनाया। आप सभी जानते हैं ब्रह्मपुत्र वैली और बरक वैली का फर्क, अंतर। बरक वैली में लोगों ने इसका खिलाफ किया, बरक वैली में लोगों ने इंडोर्स नहीं किया, तो वो बंगाली प्रधान बनकर के रह गए और ब्रह्मपुत्र वैली में असामीज बन के रह गए। उसके बावजूद ये मामला यहाँ पे थमी नहीं। उसके बावजूद ये मामला को बारंबार कम्युनल कलर दिया गया। और वो किस लिए दिया गया? वो इसीलिए दिया गया क्योंकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है वो गरीब है, वो बेबस है, वो लाचार है, वो सड़क पे है। आज कभी यहाँ पे बाढ़ आ रही है तो कभी वहां पे नदियां बह रही है। ये रह नहीं सकते, इनके कागजात नहीं होते। आप मुझे बताइए, अगर कहीं पे घर पे आपकी बाढ़ आई हो, आप अपना जिंदगी बचाएंगे कि कागज बचाएंगे? और उसी बेसिस पे बाकी हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं हो रही। हमारे सामने ये एग्जांपल है। अभी हाल फिलहाल में जब बिहार में ये चीज करने गए हम लोग, वोटर्स रिवीजन, एक्सटेंसिव एक्सरसाइज, रीड्रॉइंग, उस बेसिस पे कितना बड़ा फसाद खड़ी हुई है। लेकिन यही चीज को लेकर के केवल और केवल सिर्फ असम में ये बात पे आ गया कि हम लोग यहाँ पे एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, सिटीजनशिप, हर एक आदमी का नागरिकता पे पूछताछ होगी। और वो जनरल असमीज पे वो पूछताछ नहीं हुई। वो पूछताछ अगर आपके सरनेम में, लेट मी टेल इट फ्रैंकली, अहमद लिखा हो, इस्लाम लिखा हो, रहमान लिखा हो, है ना, और आपके नाम पे कहीं उल हो, कहीं उर हो, और क्योंकि आपके दादाजी या वालिद साहब के स्पेलिंग मिस्टेक्स हो, तो आपको डिवोटर करार किया है। पहला कानून वो आया, उसे चैलेंज हुआ। किस बेसिस पे चैलेंज हुआ? वो किस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट गया था? क्योंकि गवर्नर साहब ने एक रिपोर्ट कहा था जिसका कोई साइंटिफिक कंक्लूजन नहीं है, जिसका कोई साइंटिफिक फाइंडिंग नहीं है,
कि इन्फिल्ट्रेशन इज गोइंग ऑन, इलीगल इमिग्रेशन इज गोइंग ऑन। इस बात पे कोई पुष्टिकरण, इस बात पे कोई रिसर्च नहीं हुई। IMDT हटाया गया, NRC was done by the Supreme Court itself। और जैसे मिस्टर ताइसिर हुसैन ने भी कहा है कि ये प्रक्रिया इसलिए चलाई गई थी और हम लोग सब लोग साथ में इसलिए जुड़े थे कि हाँ अब ये कंट्रोवर्सी खत्म होगी, मैं यहाँ का हूं या बहन का हूं। और ये एक्सरसाइज देश में कहीं पे भी नहीं हुई है। इसके बाद आप लोग देखिए, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाने का बस प्रस्ताव हुआ, बिल बनाया गया, तो देश भर में आंदोलन हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने दो शैली हो गए। एक शैली ये थी कि जो लोग जिस स्टेट में NRC हो चुकी है उनका पिटिशंस को अलग किया जाए, और जहां पे NRC एक्सरसाइज नहीं हुई है उनको अलग किया जाए। तो ये विभाजन क्यों किया गया? क्योंकि हमारे यहाँ पे अपेरेंटली नागरिकता की पुष्टिकरण हो चुकी थी। NRC एक्सरसाइज के बाद में आज क्या पहलू रह गए हैं? आज सिटीजनशिप कार्ड चाहिए, बाकी देश में आधार, पासपोर्ट, इसी से काम चल जाती है। असम में नहीं माना जाता है। मेरे यहाँ पे अगर आपके पास 100 साल पुराने डॉक्यूमेंट है, जमीन जायदाद, उसे नहीं माना जाता है। कितने लोगों के फॉरेनर्स केसेस इसीलिए बस पेंडिंग है क्योंकि कोई भी कागजात वो दे, वो फॉरेनर ट्रिब्यूनल उसे नहीं मानता है। और ये दल दल की ठोकरें खा खा कर, अगर ये कोर्ट में नहीं है तो ये कहीं नहीं है। कितने लोग ऐसे कर पाएंगे? फाइनली जब सुप्रीम कोर्ट ने NRC को रिकॉग्निशन दिया, कहा कि ये है, और इनके नंबर्स मैच नहीं हुए, तो आज वापस ये एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को लेकर के कहते हैं पुश बैक पॉलिसी पे जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है AB आमसू के लिए, क्योंकि AB आमसू ने जो PIL दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट पुशबैक, जिसे फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी पुशबैक किया इन अ वे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये लिबर्टी देकर के पुशबैक की थी कि क्योंकि इंडिविजुअल केसेस है यहाँ पे, आप लोग इसे एग्जामिन करवाइए एट द लेवल ऑफ द हाई कोर्ट, और क्योंकि आर्टिकल 226 में इसकी स्कोप ज्यादा वाइड है, आप वहां पे डिटेल में परख सकेंगे, जान सकेंगे, समझ सकेंगे। तो उस बुनियाद पे जब वापस हाई कोर्ट में हम लोग ने पिटीशन की है, और आज जब माननीय गुवाहाटी हाई कोर्ट में उसकी हियरिंग हुई, तो हाई कोर्ट ने ये बात ऑब्जर्व एंड डायरेक्शंस पास की है कि मई के महीने से ये सब कहां से चल रहे हैं, किस आधार पर चल रहे हैं। और आज सरकार को निर्देश भी दिया गया है कि आप बताएंगे, क्योंकि इसी पिटीशन के अंदर AB आमसू ने 21 लोगों की डिटेल्स दी है जो मिसिंग है इस पुशबैक पॉलिसी के तहत, इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल पुशबैक पॉलिसी के तहत। तो 1 सप्ताह का मोहलत दिया गया है जिसमें सरकार इसकी पुष्टिकरण करेंगे, इसकी जांच करेंगे कि ये 21 लोग है कहां। सो in a way, congratulations to AB AMSU for your efforts.